पीसीओएस को लेकर आज भी लोगों के दिमाग में ये शंका रहती है कि आखिर ये है क्या। पहले लोगों का लाइफ स्टाइल था रहने का, और अभी का जो लाइफ स्टाइल है ये काफी चेंजेस हुए हैं, और कहीं ना कहीं ये लोगों को पीसीओएस की तरफ भी लीड कर रहा है। इसको पूरी तरह से ठीक कर पाएंगे पीसीओएस को? बहुत ही उम्दा सवाल किया है। पूरी तरह से ठीक करना तो संभव नहीं है, क्योंकि उनके जेनेटिक्स में भी कुछ प्रॉब्लम है। पीसीओएस से ग्रसित है मगर उसे माँ भी बनना है, तो उसे कौन सी चीजों पे प्रिकॉशन लेने की ज्यादा जरूरत है? चांस है कि ये लड़कियां बाद में डायबिटीज की मरीज हो जाएंगी, या धीरे धीरे इनका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा, और ज्यादा ही लोग हार्ट डिजीज के लिए प्रोन होती हैं। की बात करते थे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर, कुछ दिनों के बाद ये नाम मॉडिफाई हुआ, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम पे आया। अब हम आजकल बात कर रहे हैं पीएमओएस पे। अक्सर जब भी हम लोग किसी महिला डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो जो मरीज होते हैं चेंबर में जाते हैं और डॉक्टर से बात करते हैं, कई सारी चीज़ों को बताती हैं, कई सारी चीज़ों को छुपा भी लेती हैं। हालांकि उनकी हिस्ट्री लेने के लिए एक अटेंडेंट भी रहते हैं जो उनसे अक्सर सवाल करते हैं कि आपका लास्ट पीरियड कब आया था, या उनसे पीरियड से रिलेटेड कई सारे सवाल हैं जो कि उनकी हिस्ट्री में लिए जाते हैं। बहुत ज़रूरी होता है। हालांकि कुछ सिम्टम्स ऐसे भी होते हैं जो डॉक्टर उन्हें देख के भी डायग्नोस करते हैं कि आखिर ये क्या है। बात करें एक ऐसी बीमारी के बारे में आज हम, पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। जी हाँ, हर बार हम लोग ये वर्ड सुनते हैं डॉक्टर से कि आपको पीसीओएस हो गया। आखिर ये पीसीओएस होता क्या है, इस विषय पे आज हम चर्चा करने बैठे हुए हैं। और हमारे साथ पॉडकास्ट में आज जो गेस्ट बैठी हुई हैं वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, का एक अच्छा खासा अनुभव है। पिछले 50 वर्षों से महिला चिकित्सक के क्षेत्र में योगदान दे रही हैं, जिन्हें हम टीचर ऑफ टीचर्स के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर प्रोफेसर अनीता सिंह मैम की। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। थैंक यू मैम, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो पीसीओएस को लेकर आज भी लोगों के दिमाग में ये शंका रहती है कि आखिर ये है क्या, इसे हम कैसे समझें, कैसे लोगों को ये चीजों को क्लियर करें? देखिए, पीसीओएस एक बहुत ही आम समस्या हो गई है आजकल। इसमें होता है क्या कि ये नहीं कि यह सिर्फ बोला जाता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या डिजीज, लेकिन ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ ओवरी के पॉलीसिस्ट तक ही लिमिटेड है जी। इसका प्रभाव जो है शरीर के बहुत सारे सिस्टम पर पड़ता है जी। और कारण भी बहुत सारे सिस्टम से रिलेटेड होता है। जी। तो यह एक समझिए एक तरह से जटिल समस्या ही है, जो कि आमतौर पर महिलाओं में रिप्रोडक्टिव एज यानी कि मासिक धर्म शुरू होने के बाद से खत्म होने तक प्रेजेंट करता है, माहवारी के लक्षणों के रूप में या और कुछ समस्याएं लेकर। लेकिन वास्तव में यह बीमारी मेनोपॉज के बाद भी कंटिन्यूड होती है दूसरे रूप में, मेटाबॉलिक सिंड्रोम के रूप में। तो उसमें ब्लड प्रेशर का बढ़ना, हार्ट डिजीज होना, शुगर की मरीज हो जाना, ये सब बहुत ही आम बात होती है। तो वो भी एक इसका हिस्सा है जो कि कंटिन्यूटी में ज्यादा एज होने पर उन महिलाओं को होने की संभावना होती है। तो प्राय लोग इसको रिलेट करते हैं कि यह सिर्फ ओवरी का एक प्रॉब्लम है, मगर ऐसा है नहीं। ऐसा है। ओवरी का प्रॉब्लम इसलिए कि सबसे पहले पता चलता है मरीजों को उसी के लक्षण से। अगर हम पीसीओएस को थोड़ा और डेप्थ में जाएं, जैसे कुछ क्लिनिकल सिम्टम्स होते हैं, कुछ मेटाबॉलिक पैरामीटर्स होते हैं, कुछ ओवेरियन पैरामीटर्स होते हैं, हार्मोनल पैरामीटर्स हैं। सबको अगर अलग अलग हम दृष्टि से देखें तो उसको हम कैसे पेशेंट को समझाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो कि पीसीओएस किसी को है कि नहीं, पीसीओडी किसी को है कि नहीं, यह जानने के लिए हम लोग को बताया गया है कि 3 तरह की एब्नॉर्मेलिटी है, जिसमें से किसी भी महिला में अगर 2 है उपस्थित तो मानना चाहिए कि नहीं, यह पीसीओडी के कैटेगरी में आ गई है। वो 3 तरह की समस्या क्या है? एक तो है कि मासिक धर्म का बहुत दिन पर आना, अनियमितता हो, कभी 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, कितनों को तो बिना दवा दिए मासिक आता ही नहीं है। ये एक समस्या होती है। दूसरी समस्या है कि अगर अल्ट्रासाउंड उन लोगों का किया जाता है तो उन लोगों के ओवरी में छोटे छोटे बहुत सारे पानी के थैले जैसे सिस्ट दिखाई देते हैं, मगर वो
बहुत सारी महिलाएं उसको सिस्ट से कंफ्यूज करती हैं, लेकिन वो वास्तविक में सिस्ट नहीं है, वो छोटा 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 सिर्फ सिस्ट के जैसा, यानी कि पानी के जैसा, उसमें समझिए बूंद के समान चीजें भरी होती हैं जी। और तीसरी समस्या है, तीसरा लक्षण इसका है कि बहुत ज्यादा हर्सुटिज्म, यानी कि बहुत सारा मेल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न पर बाल होना। प्राय महिलाओं के हार्मोन से ऐसा चीज निकलता है कि बाल कम होता है, लेकिन इसमें होता है कि हर्सुटिज्म होता है, मेल हार्मोन्स का थोड़ा अधिकायत होता है, मतलब एंड्रोजन के हाँ, एंड्रोजन का लेवल बढ़ा रहता है, इसलिए बहुत सारे जगह में या तो बाल होगा, कितनी तो बहुत, अगर बहुत ज्यादा लेवल है तो और भी समस्या होती है, जैसे मुंह पर बहुत सारे दाने, पिंपल्स निकलना, ये सभी चीजें होती हैं। तो ये 3 में से अगर 2 किसी भी महिला में उपस्थित है तो फिर उसको पीसीओडी के कैटेगरी में डाल सकते हैं हम। कई वर्षों से देखा जा रहा है जो अनुपात पहले लोगों का लाइफ स्टाइल था रहने का और अभी का जो लाइफ स्टाइल है, ये भी काफी चेंजेस हुए हैं और कहीं ना कहीं ये लोगों को पीसीओएस की तरफ भी लीड कर रहा है। तो इसमें हमें किन किन बातों का ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है? आपने बहुत ही उम्दा सवाल किया है, क्योंकि जब हम लोग शुरू के प्रैक्टिस में आए थे तो इतना ज्यादा इसका नंबर नहीं था, मगर हम लोग के देखते देखते इसकी संख्या काफी बढ़ गई है। और जैसा कि देखा गया है कि अभी पूरी जनसंख्या में मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ओबेसिटी और पीसीओडी को भी मोटापा से कोरिलेट किया जा रहा है कि पीसीओडी और मोटापा ज्यादातर केसेस में साथ साथ चलता है। एक ऐसा भी ग्रुप है पीसीओडी का जो कि मोटी नहीं होती, उनको हम लोग थिन पीसीओडी कहते हैं। तो थिन पीसीओडी के पेशेंट्स भी होती हैं, लेकिन कम, उन लोगों की मात्रा बहुत कम है, तो मोटापा होना आवश्यक नहीं है, लेकिन प्रायः मोटापा से होता है। ऐसे तो इसके बारे में जेनेटिक भी बोला जा रहा है कि जेनेटिक्स के चलते भी ये होता है, मगर जेनेटिक्स होने पर भी अगर बाहर के फैक्टर्स को मॉडिफाई किया जाए, जैसे कि फास्ट फूड का खाना, फास्ट फूड को कंट्रोल करना, अनियमित लाइफ स्टाइल, खाने में कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में, कोई भी एक्सरसाइज नहीं। पहले आप सोचिए, हम लोग जब छोटे थे या अभी से 30-40 साल पहले, शारीरिक मेहनत महिलाओं को बहुत करना होता था। घर का खाना बनाने में ही इतना शारीरिक मेहनत था कि वो उन लोगों का पूरा एक्सरसाइज हो जाता था। अभी कोई सारी महिलाएं आएंगी हम लोग के पास मोटी, बोलेंगे कि नहीं सब काम घर का करते हैं, तो काम तो कुछ नहीं करती हैं, मिक्सी में मसाला पीसती हैं और कुकर में खाना बन गया। तो शारीरिक परिश्रम जो है बिल्कुल खत्म हो गया। फिजिकल एक्टिविटीज कहीं ना वो कहीं बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट कारण है कि इतना ज्यादा ये सब बीमारियां बढ़ रही हैं। और फास्ट फूड पर का सेवन और अनियमित अपनी दिनचर्या, जैसे रात में 2 बजे 3 बजे तक लड़कियां आजकल पढ़ रही हैं, इतना टफ जमाना हो गया, इतना कंपटीशन है, लोग सबको एकदम एम्बिशियस है, अच्छी बात है, लेकिन उसमें हो रहा है कि अपना शारीरिक काफी नुकसान हो रहा है। कोई एक्सरसाइज नहीं, फास्ट फूड पर जीना, अनियमित व्यवहार, कभी रात में जग कर पूरी रात पढ़ना, दिन में सोना, तो ये सभी चीजें जो है मिल मिला करके इस तरह की बीमारियां से पीसीओडी का लक्षण पाई जाने वाली बहुत सारी लड़कियां हैं। और जो कि खाना एक्सरसाइज के बारे में बात करने पर हम लोग को अपनी मजबूरी बताती है, जो कि बिल्कुल सही लगता है कि हॉस्टल का खाना खाना है, बाहर का खाना खाना है, इतना जो काम करना शुरू कर दिए, इतना प्राइवेट में काम कराया जाता है कि उन लोगों को एक्सरसाइज के लिए बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता है, और मेंटल स्ट्रेस उसके ऊपर से अलग है। तो ये सभी चीजें मिल करके इस समस्या को और भी ज्यादा बढ़ा रही है। अगर मैम बात करें, अगर हम इसके डायग्नोसिस पार्ट पे पीसीओ पूरी तरह से ठीक कर पाएंगे पीसीओएस को? पूरी तरह से ठीक करना तो संभव नहीं है, क्योंकि उनके जेनेटिक्स में भी कुछ प्रॉब्लम है, ये नहीं कि सिर्फ यही इन सभी चीजों से ही हो गया, लेकिन इसको इतना ज्यादा कंट्रोल किया जा सकता है कि जो भी इसके चलते खराबी हो रही है उसको हम लोग मैक्सिमम एक्सटेंट तक घटा सकते हैं। जैसे कि पहले हुआ मासिक धर्म की अनियमितता, उसके लिए हमारे पास ट्रीटमेंट है, और ओवरऑल ठीक करने के लिए क्या है कि लाइफ स्टाइल मॉडिफाई, ये तो सब कुछ फिर तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन इसके जड़ में है। अगर आप पूछेगा पहला दूसरा तीसरा क्या इलाज है, तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। तो पहले जब ये पूरा एम्फेसाइज करना है, उनको दिमाग में घुसाना है कि अगर ये नहीं होगा तो हर चीज के लिए दवा खाने से सारी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। तो ये अगर जड़ में ही इस बात को समझ जाती हैं तो क्या होगा, उनके जो फ्यूचर कंप्लीट, वेट घट जाता है, तो बहुत बार अपने आप पीरियड्स नॉर्मल हो जाते हैं, रेगुलराइज हो जाते हैं। वेट घट जाता है तो जो नहीं प्रेग्नेंट हो पा रहे हैं वो खुद प्रेग्नेंट हो जाती हैं।
और मदद करने के लिए हम लोग उन लोगों को बाकी, जैसे कि अगर 2-3 महीने से मासिक नहीं आया तो दवाइयों से हम लोग उसको रेगुलराइज करेंगे। दवाइयां ऐसी है हम लोग के पास जो कि देने से हर्सुटिज्म का फीचर्स भी, जिसके चलते यंग एज की लड़कियां बहुत परेशान होती हैं, वो भी बिना ज्यादा नुकसान के काफी हद तक ठीक किया जा सकता है। बाकी बच्चा अगर उन लोगों को शादी हो गई है और प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है पीसीओडी के चलते, तो उसके लिए भी हम लोग लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ साथ दवाइयों से मदद करते हैं, जैसे उनका ये सब जो है लेवल्स कम हो जाए और उनके अंडे अच्छे बनने लगे, हाँ, और अच्छा अंडा बनने लगे और वो प्रेग्नेंट हो जाए। बिल्कुल। अब ये सब समस्या का समाधान हो गया, लेकिन भविष्य में जाकर के जो होने वाला है वो भी तो कुछ समस्याएं हैं। बिल्कुल। तो उन पर भी हम लोग को ध्यान आकर्षित करना रहता है कि अगर वो अपना अभी से लाइफ स्टाइल ठीक नहीं की, अपने वजन को नियंत्रित नहीं की और सारी अपने जो भी इरेगुलर दिनचर्याएं हैं उसको नहीं ठीक की, तो फिर फ्यूचर में जाकर क्या होगा? फ्यूचर में जाकर बहुत ज्यादा चांस है कि ये लड़कियां बाद में डायबिटीज की मरीज हो जाएंगी, या धीरे धीरे इनका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा और ज्यादा ही लोग हार्ट डिजीज के लिए प्रोन होती हैं। और कुछ लोगों को अगर पीरियड इसी तरह से लाइफ लॉन्ग चलता रहता है 2-3 महीने पर, तो यूट्रस का कैंसर होने का भी चांस ज्यादा बढ़ जाता है कम एज में। तो इन सभी चीजों के प्रति उन लोगों को पहले से ही जागरूकता करना और अपने लाइफ स्टाइल पर पूरा नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है, जिससे कि बहुत हद तक इन सभी सारी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। जैसा कि पीसीओएस लीड्स इनफर्टिलिटी, हम लोग अक्सर ऐसा बात करते हैं, ये ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम इसे टाइमली कंट्रोल नहीं कर पाए तो इनफर्टिलिटी के केसेस भी जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, पीसीओएस आल्सो रिस्पांसिबल फॉर दैट। बहुत ज्यादा पीसीओएस बहुत उसके लिए रिस्पांसिबल है, क्योंकि उन लोगों को तो पता नहीं है कि ये कितना कहाँ पर डैमेज कर रहा है। तो एक तो एग्स ही नहीं बन पाते हैं पीसीओडी की पेशेंट में, छोटे बहुत सारे अंडे बने रहेंगे, लेकिन एक जो एग तैयार होना चाहिए पर साइकिल एवरी मंथ, वो उनका बन नहीं रहा। तो जो अपने से वो प्रेग्नेंट हो नहीं पाती है। अब उन लोगों का है कि पहले लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करा करके उनका वेट घटा करके और अगर उनका ऑलरेडी शुगर हायर साइड में है तो उसको कंट्रोल करके, और तब हम लोग उन लोगों को ओवुलेशन अच्छे से हो उसके लिए दवाइयां चलाते हैं। जब अच्छा अंडा बनना तैयार होता है तब वो प्रेग्नेंट हो जाती है, लेकिन किसी में बहुत मुश्किल होता है अच्छा एग तैयार करना, खासकर पीसीओएस के पेशेंट। क्लास ऑफ ड्रग्स कई सारे अवेलेबल हैं पीसीओएस को मैनेज करने के लिए। खासकर कई लोग मेडिकल फर्टिलिटी के लोग कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी देते हैं ताकि साइकिल रेगुलेट हो सके। कुछ लोगों का मानना है कि एंटीऑक्सीडेंट थेरेपी भी अगर देते हैं तो शायद, चूंकि ये मेटाबॉलिक से रिलेटेड है, तो शायद उस पे भी ये काम कर सके। आपका ओपिनियन क्या है, कौन से ड्रग इस पे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं? देखिए, सभी ड्रग का अपना रोल है, किस चीज के लिए हम देना चाह रहे हैं। जैसे एंटीऑक्सीडेंट तो सभी बीमारियों के साथ रिलेटेड है कि अपना बॉडी का एंटीऑक्सीडेंट्स का लेवल ठीक रहेगा तो इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, हर तरह से ठीक रहेगा, तो एक अलग ग्रुप हो गया। जैसे आपने बात किया कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हम लोग जो डिजायरस नहीं है बच्चा के लिए और उनका हर्सुटिज्म अगर ज्यादा है, फिर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स उसमें फायदा करता है, वो एंड्रोजन के लेवल को घटाता है और पीरियड को रेगुलराइज करता है, प्लस एंडोमेट्रियम जो थिक होकर के बाद में कैंसर का रूप ले सकता है, उसको भी वो करेक्ट करके रखता है, उसको बिजारे मोटा नहीं होने देता है, तो उस समय उसका रोल है। प्लस एक दूसरा ग्रुप ऑफ मेडिसिन है इंसुलिन सेंसिटाइजर्स। तो इंसुलिन सेंसिटाइजर्स भी जैसे कि मेटफॉर्मिन है, माइनोसिटोल है, तो इन सभी दवाइयों को हम लोग इंसुलिन सेंसिटाइजर के तौर पर यूज करते हैं, जैसे कि उनका ब्लड शुगर नहीं बढ़े और भी करेक्शन वो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स में करता है, तो वो भी काफी कामयाब होता है। जो महिला पीसीओएस से ग्रसित है मगर उसे माँ भी बनना है, तो उसे कौन सी चीजों पे प्रिकॉशन लेने की ज्यादा जरूरत है? अभी माँ भी अगर बनना चाहती है तो उसके पहले जितना संभव हो सके अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ गर्भवती हो जाना ही इसमें एक समस्या नहीं है जी। अगर मान लीजिए मैंने दवाइयां चलाकर उनको गर्भवती तो बना दिया, एग प्रोड्यूस करा दिया, कर दिया, लेकिन तब फिर उनको
बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस फेस करने पड़ेंगे अगर पहले से उन्होंने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया है तो। जैसे इसमें अर्ली अबॉर्शन भी हो सकता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनका ब्लड शुगर बढ़ सकता है, और मतलब GDM जिसको बोलते हैं, है ना, डायबिटीज, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस, और बाद में जाकर उनको प्री एक्लैम्सिया होने का भी चांस बढ़ जाता है, प्री टर्म डिलीवरी, सिजेरियन सेक्शन रेट। तो सारी प्रेगनेंसी की समस्याएं जो कॉम्प्लिकेशंस उभर है कर वो नॉर्मल पॉपुलेशन से ज्यादा होने का डर है। लेकिन अगर वो अपने बीमारी को कंट्रोल करके, वजन नियंत्रित करके, शुगर बिल्कुल नॉर्मल करके और तब प्रेग्नेंट होती हैं, तो देखा गया है कि इन सारी समस्याओं को बहुत हद तक नॉर्मलाइज किया जा सकता है। ये समय पर सोना, जागना, अपने मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना, ये सभी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है पेरी प्रेगनेंसी पीरियड में। पहले हम लोग PCOD की बात करते थे, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर। कुछ दिनों के बाद ये नाम मॉडिफाई हुआ, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम पे आया। अब हम आजकल बात कर रहे हैं PMOS पे। ये चेंज हो रही है, ये मॉडिफाई हो रहे हैं जो सोसाइटी कर रही है, इसके पीछे रीजन क्या है? सोसाइटी नहीं कर रही है, ये कर रही है, मतलब समझिए कि हम लोग के एजुकेशनल बॉडी जो रिसर्च हो रहे हैं, तो पहले इसको ओवरी को इम्पोर्टेंस दिया जाता था, इसलिए पॉलीसिस्टिक से ही शुरुआत होता था इसका। और बहुत पेशेंट को कंसेप्ट होता है कि मेरे ओवरी में सिस्ट हो गया, अभी भी पेशेंट आकर बोलता है, बट वो तो वास्तविकता है नहीं। उसके बाद धीरे धीरे रिकॉग्नाइज किया गया कि नहीं, ये तो सिर्फ ओवरी तक या प्रेगनेंसी तक सीमित नहीं है, इसमें तो ये सब भी हो रहा है। उन लोगों को फॉलो किया गया, देखा गया कि अरे इस समस्या से पा लिया तो उस समस्या में फंस जाए, उस समस्या। तब अब रियलाइज किया कि नहीं, ये एक कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर है जो कि सिर्फ ओवरी और रिप्रोडक्टिव पीरियड तक सीमित नहीं है, तो उसके बियॉन्ड बहुत सारे सिस्टम को पकड़ रहा है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पकड़ रहा है, इंडोक्रिनल सिस्टम को पकड़ रहा है, स्किन को पकड़ रहा है, मेंटल डिसऑर्डर्स कर रहा है। तो सिस्टम्स इतने सारे इन्वॉल्व हो गए हैं, तो इसीलिए इसको पॉली एंडोक्रिनल, मतलब एक ही एंडोक्रिन से उसको नहीं है, उस तरह से करके इसका नाम अब हो रहा है कि नहीं, इसका हम लोग नाम ही चेंज कर दे, ताकि इसको सुनते ही लोग का कंसेप्ट में ये बात आ जाए ओवरी, हाँ, ये सिर्फ ओवरी तक नहीं है, इसका इम्पैक्ट जो है बहुत मल्टी सिस्टम प्रॉब्लम्स है और तरह तरह की एब्नॉर्मैलिटी है, एंडोक्रिनल प्रॉब्लम्स है, ये नहीं कि सिर्फ रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स का ये प्रॉब्लम है। एक संदेश मैम आपके तरफ से उन सभी लड़कियों के लिए जो स्कूल गोइंग्स गर्ल हैं और फ्यूचर में उन्हें अपनी फैमिली भी बनानी है, खासकर PCOS से रिलेटेड, ताकि वो अपने लाइफ स्टाइल को इस तरीके से रखें कि PCOS को वो टाटा बाय बाय कह सके। PCOS एक बहुत आम समस्या है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, और ये आपके हाथ में है कि आप कितना कम से कम इसके प्रॉब्लम से सफर करिएगा। तो अगर कम उम्र से ही अपनी आदतें सुधार ली जाए, अपने वजन पर नियंत्रण रखा जाए, अपने खाने पीने में अच्छी तरह से समझदारी रखी जाए और नियमित जीवन जिया जाए, समय पर पढ़ाई करें, समय पर स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करें, एक्सरसाइज भी करें और मेंटली अपने आप को एकदम रिलैक्स्ड रखना है। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो कि आपके लिए थोड़े समय में या अधिक समय में भी बहुत परेशानी में डालेगी, बशर्ते कि आप अपने लाइफ स्टाइल को बिल्कुल ठीक से रखें और मानसिक रूप से अपने ऊपर नियंत्रण रखें और बिल्कुल स्ट्रेस न लें और अच्छे से खुशीपूर्वक अपने कर्तव्य को पालन करते हुए, अपने शरीर पर ध्यान देते हुए, अपने स्वास्थ्य पर अच्छी तरह से ध्यान देते हुए अपनी जिंदगी गुजारें। ये कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसके लिए कि बहुत परेशान होने की बात है। तो ये था हमारा आज का विषय, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम PCOS को लेकर, और मैम ने काफ़ी सारी बातें बताई हैं जो कि बहुत ही यूजफुल है हम सभी के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे कॉमेंट बॉक्स में किसी तरह का कोई क्वेश्चन है आपके पास तो ज़रूर डालें, ताकि अगली बार जब हम मैम से मिले, मैम से किसी अदर टॉपिक पे बात करें, तो आपके उस क्वेश्चन का भी जवाब देने का हम पूरा प्रयास करेंगे। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें, हमारे वीडियो को देखते रहें और शेयर भी करते रहें। तब तक फिर मिलेंगे। थैंक यू।